सेकंड पार्ट देखते हैं एक्सरसाइज 11.5। एक्सरसाइज 11.5 क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में e की पावर x माइनस वाई e की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग x अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग x अपॉन वाई। अब मुझे यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर करिए differentiate with respect to x on both sides दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x अपॉन वाई, x अपॉन वाई ये हो गया। तो जब डिफरेंशियल करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x माइनस वाई, तो e की पावर x माइनस वाई का जो डिफरेंशियल है वो तो e की पावर x माइनस वाई ही हो जाएगा। ठीक है, तो e की पावर x का डिफरेंशियल क्योंकि e की पावर x ही होता है, तो इसी तरह से e की पावर x माइनस वाई का डिफरेंशियल e की पावर x माइनस वाई, फिर x माइनस वाई को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो इनको फर्दर डिफरेंशिएट कर दिया इज इक्वल टू, जब लॉग का डिफरेंशियल करते हैं तो लॉग x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन x, मतलब लॉग के आगे जो भी टर्म लिखी हुई है वो उसको उसका रेसिप्रोकल कर देता है। तो अगर log x का डिफरेंशियल उसका रेसिप्रोकल होता है यानी कि log 1 अपॉन x होता है, तो मतलब log के आगे जो भी लिखा हुआ है वो उसका रेसिप्रोकल कर देगा। तो log के आगे यहाँ पर x अपॉन वाई लिखा हुआ है तो ये उसका रेसिप्रोकल कर देगा, यानी कि ये हो जाएगा y अपॉन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन वाई। यहाँ तक बता दीजिए समझ में आया कि नहीं? तो ये डी बाई डी एक्स अपॉन वाई कैसे आया? ये कैसे आया आप ये देखिए, log है और log के अंदर दूसरा फंक्शन है x अपॉन वाई। तो पहले log को डिफरेंशिएट करेंगे। log का डिफरेंशियल क्या होता है कि log के आगे जो भी लिखा हुआ है वो उसको रेसिप्रोकल कर देता है, मतलब उसको उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, अपॉन में कर देता है उसको चेंज। तो x अपॉन वाई का तो y अपॉन x कर दिया इसने। फिर जो x अपॉन वाई है ये भी तो फंक्शन है, फंक्शन का फंक्शन, तो इसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन वाई। जैसे e की पावर x माइनस वाई का डिफरेंशियल e की पावर x माइनस वाई ही हुआ, फिर x माइनस वाई भी तो फर्दर डिफरेंशिएट हुआ कि डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। समझ गए? ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे e की पावर x माइनस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1 और y का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन x। और जब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन वाई करेंगे यानी कि ये दो फंक्शंस हैं जो कि डिवाइड हो रहे हैं, तो डिनोमिनेटर वाले का तो होल स्क्वायर हो जाता है क्वोशिएंट रूल में, तो y का स्क्वायर हो गया, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज यानी कि y एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस x एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ y, ये हो गया। अब देखिएगा e की पावर x माइनस वाई इंटू 1, e की पावर x माइनस वाई माइनस e की पावर x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एक्सपेंड कर दिया इज इक्वल टू, इधर राइट हैंड साइड में आप ये देखिए y अपॉन x से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक y से एक y कट गया। ठीक है, इधर बचा 1 अपॉन x y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1 माइनस x डी वाई बाई डी एक्स ऑन वाई
ये हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं और फर्दर, ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x यहाँ पर है और ये y अपॉन वाई स्प्लिट कर लो, y अपॉन वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई। अब क्या होगा कि इधर y से y कैंसिल आउट हो गया तो 1 बचा। उसके बाद e की पावर x माइनस वाई माइनस ई की पावर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x को 1 में मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 1/x माइनस 1/x को इसमें मल्टीप्लाई करो तो 1/x मल्टीप्लाई बाई x डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई, तो x से x कट गया तो 1/y बचा यहाँ पर केवल। तो इसको ना -1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई इसको इधर ले आओ तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया और माइनस ई की पावर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया। एक मिनट वेट करिए जरा। इज इक्वल टू 1/x और इसको इधर ले आओ माइनस ई की पावर x माइनस वाई। ठीक, अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में आप डी वाई बाई डी एक्स ले लो कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स ले लिया कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बचा 1/y माइनस ई की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/x माइनस ई की पावर x माइनस वाई ये है। अब इसमें क्या करना होगा हमको ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कैसे होगा भाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम ले लो तो डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस वाई इंटू ई की पावर x माइनस वाई अपॉन वाई। ठीक, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ई की पावर x माइनस वाई अपॉन x ये है। ठीक, अब ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये न्यूमरेटर में ये इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर x माइनस वाई अपॉन x इंटू 1 माइनस वाई इंटू ई की पावर x माइनस वाई। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब अगर हम इनका आंसर देखते हैं तो इनके आंसर में ना कुछ अलग आ रहा है। इनके आंसर में है y इंटू एक्स ई की पावर x माइनस वाई माइनस 1। तो क्या है कि इन्होंने न्यूमरेटर से -1 आप चाहे तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, पूरी तरह से ठीक है। अगर बिल्कुल सेम वही आंसर चाहिए जो इनका आ रहा है तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाई रह गया, माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स ई की पावर x माइनस वाई माइनस 1 बन जाएगा अपॉन यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस एक्स और यहाँ ब्रैकेट में आ गया वाई ई की पावर x माइनस वाई माइनस 1 तो माइनस से माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वही आंसर आ गया जो बुक में दे रखा है। बताइए क्लियर है? ठीक है, बाकी दोनों बच्चे बता दें, सभी को समझ में आ गया ना? चलो आगे चलिए। क्या चीज़ दोबारा बोलो? हाँ मैं दोबारा बता रहा हूँ।
आप ये देखो कि अगर शुरुआत से हम देखें तो e की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग x अपॉन वाई दे रखा है। अब यहाँ पर मैं ये जानता हूँ कि दोनों तरफ मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो मैं जानता हूँ e की पावर x का डिफरेंशियल भी e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x माइनस वाई का डिफरेंशियल e की पावर x माइनस वाई ही हुआ। फिर पावर में x माइनस वाई लिखा हुआ था, तो x माइनस वाई को भी फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, सबसे पहले लॉग का डिफरेंशियल, तो लॉग के आगे जो भी चीज़ लिखी रहती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन x, तो log x अपॉन y का क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल y अपॉन x। फिर जो log के आगे लिखा हुआ है x अपॉन y, तो इसका भी तो डिफरेंशियल होगा, ये तो log का हुआ था इस वजह से इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब x अपॉन y का होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन y, डी बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन y। फिर ये हुआ y अपॉन x, और जब डी बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन y हुआ तो यहाँ लगेगा क्वोशिएंट रूल, यानी कि डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर, y का तो होल स्क्वायर। फिर न्यूमरेटर में लिखेंगे डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये हो गया। फिर इस तरफ e की पावर x माइनस वाई इंटू 1 करा तो e की पावर x माइनस वाई, फिर e की पावर x माइनस वाई इंटू माइनस डी वाई बाई डी एक्स करा तो माइनस e की पावर x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर y स्क्वायर था तो एक y से एक y कट गया, तो इधर सिर्फ y बचा। अब बाहर था 1 अपॉन x, y ये ऊपर मैंने लगाया था बेटा क्वोशिएंट रूल, तो y एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1 माइनस x एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ y इज डी वाई बाई डी एक्स। फिर मैं क्या करूँगा कि e की पावर x माइनस वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज जैसे यहाँ लिखा हुआ था वैसे ही मैंने दोबारा लिख दिया है। फिर अगला स्टेप 1 अपॉन x, ये हो गया y अपॉन वाई, स्प्लिट कर दिया इसको y अपॉन वाई, y अपॉन वाई, और फिर x डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन वाई, तो x डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन वाई, तो यहाँ y अपॉन वाई करा तो 1 आ गया। फिर ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है ये स्टेप मैं एज इट इज रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नहीं करा इसमें चेंज। उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या हुआ 1 अपॉन एक्स इंटू 1, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स। फिर 1 अपॉन एक्स माइनस माइनस साइन 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा जब इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन वाई, माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ पर इस x से ये x कट गया, तो 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये बचा, समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करा, माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर ले आए तो प्लस का 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया लेफ्ट हैंड साइड में आगे, और माइनस e की पावर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इस डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को मैंने यहीं पर रखकर छोड़ा क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। 1 अपॉन एक्स यहाँ छोड़ दिया, और e की पावर x माइनस वाई प्लस का था उधर जाकर माइनस का हो गया, माइनस e की पावर x माइनस वाई ये हो गया। अब क्या करेंगे, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स है, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स है, कॉमन ले लिया डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या है 1 अपॉन वाई बचा है, और माइनस e की पावर x माइनस वाई ये हो गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस e की पावर x माइनस वाई ये हो गया। फिर डी वाई बाई डी एक्स है तो 1 एज इट इज, और ये y अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ इस तरफ, तो ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस वाई इंटू ई की पावर x माइनस वाई अपॉन वाई, ऐसे ही इधर भी एलसीएम ले रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर x माइनस वाई अपॉन एक्स। फिर सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो जो चीज़ यहाँ डिनोमिनेटर में लिखी हुई है उसे वहाँ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, और जो चीज़ यहाँ न्यूमरेटर में है उसे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, और डी वाई बाई डी एक्स को यहीं छोड़ दो। तो y इंटू 1 माइनस एक्स ई की पावर x माइनस वाई अपॉन x इंटू दिस टर्म x इंटू 1 माइनस वाई इंटू ई की पावर x माइनस वाई। फिर आंसर तो हमारा यहीं आ गया, लेकिन जो बुक में आंसर दे रखा है उसमें ये वाली टर्म पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसे ही डिनोमिनेटर में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दे रखी है, तो मैंने न्यूमरेटर में भी माइनस साइन कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में भी माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस कट गया, तो एग्जैक्टली वही आंसर मिल गया जो हमको पीछे बुक में आंसर में दे रखा है। समझ गए? अभी क्लियर है? यस। ठीक है, चलिए जी, फिर मैं आगे चलता हूँ। अब ये बताइए कि और किसी में कोई डाउट हो, किसी एग्जाम्पल में कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो बताओ। हाँ बताओ ना, कौन सा है? सर एक तो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12।
मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, हो सकता है मेरी बुक में थोड़ा अलग हो। अभी देख रहा हूँ 8.2। यस सर। एट पॉइंट टू का कौन सा बोल रहे हो? सर 12 और 11। मेरे में ना 8.2 में 6 क्वेश्चन है बस। आप मेरे को फोटो भेज दोगे प्लीज? यस सर। भेज दो। आप बता दो आसमा, सुहानी, कहीं कुछ डाउट हो डिफरेंशिएशन में? मैं फिर अगला चैप्टर परम्यूटेशन से स्टार्ट कर लूँगा, वो आधा बचा हुआ था हमारा। सर मुझे ये पूछना था, आपने मुझे परम्यूटेशन से फर्स्ट एक्सरसाइज तक कराया, उसके बाद हमें कंटिन्यू करना था। अच्छा। और आपने से मेरी बात हुई थी वो आई गेस थर्ड या फोर्थ एक्सरसाइज है, मतलब आपने फिर हो गया फोर्थ टेक्निक में कराया हुआ तो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेसिकली? मैं वहीं से करूँगा जहाँ से मतलब सबका कॉमन हो, मतलब उसमें कहीं पर भी लॉस नहीं होगा, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। बाकी पहले लॉजिकल रीजनिंग वाला देख लेते हैं। सर परम्यूटेशन जो लास्ट एक्सरसाइज है ना, हमारे सर ने कहा था कि उससे पेपर आता मोस्टली सर, वो सालों के चले मेरा कब है पेपर? परसों है क्या? यस सर। अच्छा, अभी देखता हूँ। अच्छा, ये जो तुमने भेजा है मेरे को, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। सर 11 का थर्ड वाला कलर बताते हैं, थर्ड और फोर्थ। अच्छा, ये मुझे लग रहा है सुहानी वही वाला क्वेश्चन है जो तुमने भी एक बार पूछा था। There are 7 members P, Q, R, S, T, U and V. P, the head of the family, is a lawyer. And T. सर जो मैंने पूछा था वो 12th क्वेश्चन है। वो 12th वाला है ना, family consists of 3 equations. अच्छा, एक काम करते हैं भाई, परम्यूटेशन की लास्ट वाली एक्सरसाइज ही देखते हैं। इन क्वेश्चन में जरा चक्कर आते हैं मुझे, ये रिलेशन नहीं आते समझ में। ठीक है, इसको बाद में बताता हूँ। जरा परम्यूटेशंस की कौन सी वाली एक्सरसाइज बता रहे हो ये बताओ। एक सेकंड सर। मेरे भी पेज नंबर चैप्टर नंबर 7 पे रखा है परम्यूटेशन। सर 7.5। अच्छा, सर्कुलर टेबल वाला? यस सर। क्या मतलब सर ने कहा मोस्टली सेंसिंग यूज है, इससे लंबे क्वेश्चन के लिए बना पड़ा है। अच्छा, एक मिनट रुकिए। तो ये राउंड टेबल वाला, अच्छा इसके एग्जांपल्स कर लिए तुमने? नहीं सर, ऐसे सर और सर 2 चैप्टर और ऐड हो गए हैं, एक तो वो बी मोड वाला और एक और ये कब हुए हैं? अचानक ही ऐड हुए हैं ये सर आपसे उन्हें रीजन होता है कि ये भी आ गए हैं। अच्छा, परसों इतना कुछ खास है नहीं, उससे 2 एक्सरसाइज आ गई, वो भी पाता भी इको पढ़ देता है और फिर जो अच्छा, चलो कोई नहीं, देखता हूँ यार। वैसे ये सर्कुलर वाला भी आ जाना चाहिए समझ में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर ये इसके ना जैसे एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में एग्जाम्पल मत छोड़ देना कोई भी। आप कहो तो मैं एक्सरसाइज करवा देता हूँ,
पर मेरे हिसाब से परसों अगर एग्ज़ाम है तो सिर्फ और सिर्फ अभी परसों के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ ये 4-5 जो एग्जाम्पल इसके दे रखे हैं वो कर लो, बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, और ये जो सर्कुलर परमुटेशन है, ये सर्कुलर परमुटेशन आप सभी बच्चों के लिए, तीनों बच्चों के लिए बिल्कुल नया है, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका पहले से थोड़ा बहुत तो लेना देना है, लेकिन उतना आप सभी कर चुके हैं। देखिएगा यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर सर्कुलर परमुटेशन इस तरीके से होती है कि जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि एक लाइन में मतलब एक हमारे पास 5 अलग अलग तरीके की चेयर्स हैं, 5 अलग अलग तरीके की चेयर्स हैं और 5 लोग हैं। अब वो किस तरीके से उन चेयर्स पर बैठे हैं, वो किस तरीके से उन चेयर्स पर बैठे हैं ये बताना है। तो आप ये देखो कि 5 लोग हैं तो वो आपस में एक दूसरे को वो अरेंजमेंट अपना करेंगे, तो वो कितने वेज होंगे उनके वेज होंगे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैसे हमने निकाला, मैंने कहा कि 5 लोग हैं और 5 ही चेयर्स हैं, है ना। तो 5 चेयर्स 5 ही लोग एक एक करके सेलेक्ट करेंगे और आपस में अरेंजमेंट करते रहेंगे अपना। तो 5p5 का फॉर्मूला होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, मतलब NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो 5 माइनस 5 कितना हो गया 0, 0 फैक्टोरियल इज 1, 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो ये हो गया सीधा सीधा 5 फैक्टोरियल। लेकिन अगर राउंड टेबल की बात करें कि 5 लोग इस तरीके से हैं, A B C D और E, तो जब राउंड टेबल वाला होता है तो राउंड टेबल में अगर किसी को भी अरेंजमेंट करना है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे अगर अरेंजमेंट करना है, तो मान लीजिए इसके काफ़ी सारे केसेस हैं, अगर मैं डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबा टाइम जाएगा। मतलब क्योंकि ये टेबल जो है ये जहाँ से शुरू होती है ये वहीं पर आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं पहले वाले बंदे को ये सोचूं कि मैं बिल्कुल लास्ट में रखूँगा, ठीक है। जैसे हमारे पास सीट्स हैं ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है, A B C D E, ठीक, और A B C D E। तो अब आप ये सोचिएगा कि अगर मान लीजिए हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर जो 5 बंदे हैं, इसको मैं इसकी पोजीशन पर रख दूंगा और इसको इसकी पोजीशन पर रख दूंगा। तो आप ये देखिएगा कि वही काम अगर मैं यहाँ पर करूँ तो हम ये देखेंगे कि अगर मैं हर एक की पोजीशन इंटरचेंज करने लगूँ ना, तो क्योंकि ये राउंड टेबल है, जहाँ से हम शुरू करेंगे हम घूम फिर कर वहीं आ रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कोई एक बंदा ऐसा होगा जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो पाएगी, वो वहीं का वहीं रहेगा। तो जो अरेंजमेंट होगा ना वो बाकी बंदों में होगा, बाकी लोगों में होगा अरेंजमेंट। यहाँ पर पाँचों के भाई मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तुम यहाँ आ जाओ, फिर डी बोलता है मैं इधर आ जाता हूँ, सी बोलता है कि अच्छा मैं एक ही पोजीशन पर आ जाता हूँ। तो ये तो इनके पास तो 5 के 5 वेज हैं अरेंजमेंट के, लेकिन इसमें कई सारे केसेस बनते हैं। उन केसेस में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा ऐसा रहेगा 5 में से जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, और अगर उसकी पोजीशन चेंज करते भी हैं तो उसको बैठाने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं बचेगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि अगर 5 बंदे हैं राउंड टेबल पर बैठे हैं तो उनका 5 माइनस 1 फैक्टोरियल ये रिजल्ट होता है, यानी कि जैसे इसका 5 फैक्टोरियल था तो उसका 4 फैक्टोरियल होगा बस, ठीक है। तो वो आपसे डेरिवेशन उसकी पूछी नहीं जाएगी, आप सीधा याद रखें। इन जनरल द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लिखिएगा, इसमें सर्कुलर परमुटेशन है, general the number of ways of arranging n objects around a round table n objects around a round table is n minus 1 factorial। एक फॉर्मूला तो ये
और एक ये होता है, एक तो ये हो गया, और एक है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n पर्सन्स number of ways of arranging n persons around a round table so that no person has the same two neighbors. Has the same two neighbors. Is half into n minus 1 factorial. Is half into n minus 1 factorial. मतलब सेम नेबर्स नहीं होने चाहिए. मतलब जैसे मान लीजिए ए है, ए के नेबर कौन से हैं, बी और ई है. मैंने ए को कुछ इस तरीके से अरेंज करा कि ए यहाँ पर आ गया, ठीक है, और फिर इनको कुछ ऐसे अरेंज करा कि बी को तो अरेंज करा नहीं है ना, बी को तो अरेंज करा नहीं, और यहाँ पर सी को मैं इधर ले आया, ठीक, और डी और ई को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो ये ई आ गया यहाँ पर और ये डी आ गया, तो ए के नेबर फिर सेम हो गए बी और ई, है ना. तो इस वजह से अगर नंबर ऑफ वेज हमको निकालने हैं जिसमें कोई भी एक पर्सन है उसके सेम टू नेबर्स ना आए, तो वो होता है 1/2 into n minus 1 फैक्टोरियल. ठीक है, उसके बाद और इसी में एक पॉइंट और है, ये भी इसी में लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा. नंबर ऑफ नेकलेसेस फॉर्म्ड विद n बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. With n beads of different colors, n beads of different colors is half n minus 1 factorial. तो इसके क्वेश्चंस देखना शुरू करिएगा. देखिए पहला है एग्जांपल नंबर 1. इन हाउ मेनी वेज कैन 3 men and 3 women be seated at a round table. एग्जांपल नंबर 1. तो 3 men and 3 women. हमारी बुक में डिफरेंट है. भेज दो मेरे को. मेरी बुक में 5 दे रखे हैं इसके एग्जांपल्स. भेज दो मुझे कौन सा. हमारी बुक में नहीं ना, ये भी नहीं कुछ ऐसे दे रखा कि सर्कुलर परम्यूटेशन, बस ये टॉपिक है इसमें कॉम्बिनेशन व्हेन ऑल ऑफ दिस आर डिफरेंट. ये लिखा है टॉपिक में दे रखा सर्कुलर परम्यूटेशन. अच्छा बता दो भाई यार, कौन से वाली एक्सरसाइज बोल रहे हो तुम. में तो ऐसा कुछ है. मेरे पास तो 7.5 में ये दे रखा है, ये सर्कुलर परम्यूटेशन, और 7.5 के बाद दे रखा है ये कॉम्बिनेशंस, और मेरे कॉम्बिनेशंस में और ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट. 7.4 के बाद है. 7.4 के बाद ही है मेरे में भी सर्कुलर परम्यूटेशन. और अब बताओ कौन सा करना है. अरे हो यहाँ पर कि नहीं. टाइप ही करके देखो किधर आवाज नहीं आ रही. एक मिनट भाई. हेलो. हाँ आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. हेलो. हाँ उधर आवाज नहीं आ रही, यहाँ तो आ रही है. फोन कॉल पर आ रही है, उधर नहीं आ रही है, जूम पर नहीं आ रही है.
नहीं, जो तुम्हें करना हो दोबारा बता दो ना। हाँ, कर दो कर दो। Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। हाँ बोलो। सर मैं कह रही थी जो आरएस का डाउट था वो इस क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास सॉल्व है, मतलब मैंने खुद का रखा। अच्छा अच्छा, डाल दो ग्रुप पर डाल दो, वो अभी भेज रहा है मेरे को कुछ। ओके। हाँ। अच्छा, ये तो आपका वेन डायग्राम, कोडिंग, डिकोडिंग, परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग थ्योरी। ठीक है, तो सर्कुलर वाले का काम है ना। आ रहा, अभी आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ अब आ रही है आवाज़ मेरे को। बताओ सर्कुलर वाला करूँ फिर आगे कंटिन्यू? यस सर। रुको फिर 1 मिनट। हाँ, यही वाला करना है भाई सुहानी और आसमा, यही वाला करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 men and 3 women बी सीटेड एट अ राउंड टेबल? तो राउंड टेबल में ये कितने वेज में बैठ सकते हैं? 3 men हैं और 3 women हैं, यानी कि टोटल जो पर्सन्स हैं वो 6 हो गए। तो जब भी राउंड टेबल की बात होगी तो 6 - 1 फैक्टोरियल। तो फर्स्ट का तो है, अच्छा अब वो बोल रहे हैं इफ नो रेस्ट्रिक्शन इज इम्पोज्ड, तो फर्स्ट में है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, मतलब 6 - 1 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 120 वेज। उसके बाद सेकंड है ईच वुमन इज टू बी बिटवीन 2 men। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ईच वुमन इज टू बी बिटवीन 2 men। अच्छा, तो सेकंड वाले केस में क्या है कि कितनी वुमेन तो है 3 और मैन भी 3 है, मैन भी 3 और वुमेन भी 3। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि कंडीशन ये है कि ईच वुमन इज टू बी बिटवीन 2 men। तो आप ये देखिएगा कि जैसे मान लीजिए
ये राउंड टेबल है, इधर एक मैन, इधर एक मैन, इधर एक मैन। तो ईच वुमेन ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ईच वुमेन इज बिटवीन टू मैन। तो ऐसा होना चाहिए कि मतलब यहाँ पर भी देखिए दो मैन के बीच में ये एक वुमेन, और इधर भी दो मैन के बीच में, इधर भी दो मैन के बीच में। तो मैन वुमेन मैन वुमेन मैन वुमेन ऑल्टरनेटली ये बैठे हुए हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें कंडीशन जो रेस्ट्रिक्शन बताई है इन्होंने, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ईच वुमेन पहले वुमेन को गायब करो, यहाँ से भी गायब करो, यहाँ से भी गायब करो। तो 3 मैन, और ये मानकर चलेंगे हम तो 3 मैन कि 3 मैन ही है बस, अभी वुमेन कहीं पर भी नहीं, 3 मैन can be seated around a table, can be seated around a table in 3 minus 1 factorial, यानी कि 2 factorial base। 2 factorial base का मतलब क्या हो गया, 2 into 1 मतलब 2 ways। फिर एक वुमेन यहाँ पर आएगी, एक वुमेन यहाँ पर आएगी और एक वुमेन यहाँ पर आएगी। नाउ three women can be seated in 3 factorial base। अब ये जो 3 वुमेन है, ये जो है ये 3 फैक्टोरियल बेस में बैठेगी, क्योंकि ये अरेंजमेंट करती रहेगी, एक बार ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर, तो इनका अरेंजमेंट होता रहेगा। तो ये जो 3 वुमेन है, इनमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये तीनों वुमेन जो हैं ये एक के बाद एक आ जाए, मतलब राउंड टेबल वाली कंडीशन होगी ही नहीं, क्योंकि इनकी तीनों की पोजीशन यहाँ पर पता है। तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो तीनों के अलग अलग जो है अलग अलग पोजीशन हो गई। तो अब इसको क्या बोलेंगे, 3 फैक्टोरियल वेज, यानी कि 3 into 2 मतलब 6 वेज। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। भाई शुरुआत में 3 मैन को बिठा दिया, 3 मैन को बिठा दिया शुरुआत में, तो शुरुआत में 3 मैन को बिठाया है, तो वो राउंड टेबल पर किस तरीके से बैठेंगे, तो उसके फैक्टोरियल, वो तो राउंड टेबल पर 3 मैन है, वो कहीं पर भी आपस में आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका तो 3 minus 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल बेस हो गया, उनका तो 2 फैक्टोरियल हो गया जो बेस है। और इसके बाद जो वुमेन है, वो वुमेन जो है वो राउंड टेबल की तरह मतलब उसको कंसीडर ही ना करा जाए। क्यों? क्योंकि वो कभी भी एक दूसरे के साथ साथ नहीं आ सकती, वो एक दूसरे के साथ साथ नहीं आ सकती, क्योंकि उन्हें 2 मैन के बीच में ही बैठना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 फैक्टोरियल 3 2 6 वेज। तो ये भी होना ज़रूरी है और ये भी होना ज़रूरी है। जब दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और जब दोनों में ये होता है कि आइदर दिस और दिस, तो उनको ऐड करा जाता है। यहाँ लिखना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 2 into 6, 12 वेज, ठीक है। ये तो 12 वेज हो गए। फिर थर्ड देखिएगा, 2 पर्टिकुलर वुमेन मस्ट सिट टुगेदर। तो 2 वुमेन ऐसी होनी चाहिए जिनको साथ ही बैठना है। 2 पर्टिकुलर वुमेन मस्ट सिट टुगेदर, ठीक है। अब क्या करेंगे, men, woman 1, woman 2, M1, M2, M3, W3। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 हो गए। बस इतना ज़रूर है कि ये W1 और W2 ये दोनों वुमेन साथ साथ बैठेंगी। तो एक काम करो ना कि आप इनिशियली क्या मानो कि ये दोनों वुमेन एक सिंगल क्वांटिटी है, एक सिंगल एंटिटी है, दोनों की दोनों। तो हमारे पास टोटल फिर मेंबर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो टोटल हमारे पास 5 एक तरह से मेंबर्स हो गए, कंसिडरिंग 2 वुमेन एज अ सिंगल पर्सन।
क्योंकि उन्हें साथ ही बैठना है। Considering two women who sits together as a single person, we have 5 persons who are sitting around the table, अच्छा, तो फिर क्या करेंगे भाई? तो नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ये क्या हो जाएगा? 5 - 1 फैक्टोरियल। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो गया? 5 - 1 फैक्टोरियल। अच्छा, हम क्या करें? 5 - 1 फैक्टोरियल तो हो गया, पर इसमें तो हमने दोनों वुमेन को एक सिंगल वुमेन की तरह ट्रीट करा है ना, सिंगल पर्सन की तरह ट्रीट करा है। लेकिन ये जो वुमेन है ये भी तो आपस में अरेंजमेंट करेंगी। तो जैसे ये 3 वुमेन थी, ये 3 वुमेन ने आपस में अरेंजमेंट करा था। कितना अरेंजमेंट हुआ था इनका? 3 फैक्टोरियल। तो वो जो 2 वुमेन है वो भी तो आपस में अरेंज करेंगी। एक बार ये इसकी सीट पर बैठ जाएगी, एक बार ये इसकी सीट पर बैठ जाएगी। अगर इन्होंने सीट्स इंटरचेंज भी कर ली, तब भी तो यही कहलाया जाएगा कि दोनों वुमेन साथ में बैठी हैं। तो आपस में इनके अंदर भी अरेंजमेंट होगा। तो अंदर अरेंजमेंट होगा, वो क्या हो जाएगा? वो भी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। तो 5 - 1 इज 4 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना हो गया? 4 × 3 × 2 × 1, और 2 फैक्टोरियल हो गया 2 × 1। 4 to the 12 to the 24 to the 48 ways। 48 वेज। बताइए जी, क्लियर है? समझ गए कि नहीं? हाँ, ये वाला नहीं समझ में आया? सर मेन वाला तो आगे में बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये थर्ड वाला ही कह रहे हो ना? यस सर। थर्ड वाले में ये है कि उन्होंने कहा कि 2 वुमेन को साथ में ही बैठना है। तो 2 वुमेन जब साथ में बैठेंगी तो हमने उन दोनों वुमेन को मान लिया कि पहले W1 बैठी हुई है, फिर बाजू वाली सीट पर W2 बैठी हुई है। तो हमने मान लिया कि ये एक सिंगल पर्सन की तरह ये ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो हमारे पास टोटल वेज आ गए कि कितने वेज में इनके अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। तो हमने ये कहा कि 5 - 1 फैक्टोरियल ये हो गया। लेकिन मैंने कहा कि अगर इनकी पोजीशन बदल गई तो उतने ही नंबर ऑफ वेज, मतलब अगर ये वुमेन जो है W2 इधर बैठ जाती है, W1 इधर बैठ जाती है, तो उतने ही नंबर ऑफ वेज और हो जाएंगे। वो ऐसे समझ लो जैसे हमने ये कहा कि अगर डाइस फेंक रहे हैं, हम 2 डाइस फेंक रहे हैं, तो 1 के साथ 2 आएगा, 3 आएगा, 1 1 1 2 1 3, 1 4 1 5 और 1 6। अब इसी तरीके से हम ये कहेंगे नहीं, ये बात ये बताओ 2 के साथ साथ क्या आ सकता है? अगर पहली डाइस पर 2 आ जाता है तो हम कहेंगे उतने ही केसेस और आ जाएंगे। 6 केसेस 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, उतने ही केसेस और आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ कितने केसेस आए थे? 6, तो उतने ही केसेस और आ गए। तो 6 में आपने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमने कहा कि इन दोनों वुमेन को एक सिंगल पर्सन की तरह ट्रीट करा, क्योंकि इनको साथ बैठना है। तो 1 2, ये दोनों वुमेन को एक सिंगल पर्सन मान लिया। तो 1 2 3 4 5 राउंड टेबल पर बैठी हुई है। तो 5 - 1 फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल। लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, अब पोजीशन चेंज करो। अब पहली ये दूसरी वाली वुमेन पहली की जगह बैठेगी, पहली वाली दूसरे की जगह बैठेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब इन दोनों की आपस में पोजीशन चेंज कर दी, तो फिर जब इनकी पोजीशन W1 W2 थी, तो तब जितने केसेस बने थे वो केसेस कितने थे? 4 फैक्टोरियल। तो अब इनकी पोजीशन बदलकर W2 W1 कर दी, तो अब 4 फैक्टोरियल केसेस और आ जाएंगे। तो इसलिए उसमें 2 में और मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और मल्टीप्लाई कर दिया। 2 मल्टीप्लाई करने का मतलब ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही है। बताइए, समझ गए?
अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है सर सुबह रिपीट करूँगा तो पूछ लूँगा। हाँ तो इसमें रिपीट करूँगा क्लास को तो पूछ लूँगा। मेरे को नहीं आया था ना, आवाज़ कट के आ रही थी, समझ में नहीं आया। सर मैं कह रहा हूँ कि क्लास को मैं रिपीट कर लूँगा, कोई डाउट है तो फिर मैं पूछ लूँगा। हाँ तो आप देख लो इसको, इसके क्वेश्चन एक बार देखो, हालांकि मैंने भी कम ही करे हैं इसके क्वेश्चंस। अगर लगता है मैं इसको कंप्लीट कल करवा दूंगा आपको, ठीक है? मैं कल आपकी क्लास रखूँगा, मैं कल इसको कंप्लीट करा दूँगा। और बाकी एक बार कोशिश करके देख लेना, अगर एक दो क्वेश्चंस भी हो जाए, सिर्फ एग्जाम्पल कर लो, ज़्यादा मत करना, ज़्यादा मत करना, क्योंकि आपको टाइम इतना कम दिया है इन्होंने कि एकदम से बता रहे हैं कि ये 2-3 चीज़ें और इंक्लूड हो गई हैं, ठीक है? और मैं क्या कह रहा था, अच्छा हाँ, कल की फिर छुट्टी है और स्कूल की बताओ। तो मैं लूँगा। अच्छा, और आप दोनों किस टाइम फ्री हो जाते हैं, आसमा और सुहानी? सर कल तो स्कूल में 3 बजे आते हैं। 3 बजे आते हो, और सुहानी तुम? तो मैं भी 3 बजे आती हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। आ रहा हूँ, मेरे को सुबह एक बार बता देना, फिर चाहे तो अगर डाउट्स होंगे तो सुबह बता दूंगा, और अगर नाइट में लेना चाहो तो नाइट में बता देना, जैसा ठीक लगे। ओके। हाँ मतलब कल का तुम्हारे ऊपर है, जैसा तुम कहोगे वैसा कर लेंगे। सर हाँ जैसे जो टॉपिक और क्वेश्चन आपने भी कराया है, ये हमारी बुक में बुक का सर मेरे पास तो आज मेरे पास न्यू एडिशन है, उसमें ये वाला टॉपिक और जो आपने क्वेश्चन कराया वो है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं? अच्छा सर मैं वो रेफर कर रहा हूँ आपके लिए। हाँ मैं फोटो कॉपी रेफर कर रहा हूँ उसके लिए। अच्छा, तो शायद कुछ चलो ठीक है, देखते हैं भाई इसका क्या करना है, ठीक है ना? ये इसका देखते हैं क्या करना है, कल देखते हैं, कल डिसाइड करेंगे। आ रहा हूँ, पहले तुम मुझे बता देना, कोई भी डाउट हो तो मुझे फर्स्ट हाफ में कॉल कर देना, नहीं तो फिर मैं नाइट में लूँगा क्लास, ठीक है? ठीक है आसमा सुहानी, देखते हैं इसका फिर कल क्या करना है, आगे कौन सा टॉपिक करना है। चलिए जी।